के लेक्चर में इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं पारिस्थितिकीय पिरामिड्स के बारे में। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज के लेक्चर में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। कितने प्रकार के पारिस्थितिकीय पिरामिड होते हैं, कौन से सीधे बनते हैं, कौन से उल्टे बनते हैं, कौन से हमेशा सीधे बनते हैं, इस प्रकार की से संबंधित जो जानकारी है वो हम आज के लेक्चर में हासिल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बात तो यही आ जाती है कि सर पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते किसे हैं, ये बता दीजिए। तो पारिस्थितिकीय पिरामिड एक चित्रात्मक रूप है, यानी अगर हम पारिस्थितिकीय तंत्र के जितने भी ट्रॉफिक लेवल है, जो भक्ष्य स्तर है, जो पोषण स्तर है, उनको अगर हम प्रदर्शित करना चाहें चित्र के रूप में तो उसे हम कहेंगे पारिस्थितिकीय पिरामिड। नहीं समझ में आया? इस चित्र में जो आपको ये लेवल दिख रहे होंगे, ये जो लेवल दिख रहे होंगे, इन्हें कहते हैं पोषण स्तर, या इंग्लिश में कहो तो ट्रॉफिक लेवल। अब हिंदी में तो इन्हें भक्ष्य स्तर भी कह सकते हैं, पोषण स्तर भी कह सकते हैं, आप इंग्लिश में भी याद रखना ट्रॉफिक लेवल। तो इन ट्रॉफिक लेवल्स को अगर हम प्रदर्शित कर दें एक चित्र के रूप में तो ये बन जाता है पारिस्थितिकीय पिरामिड, है ना, जिसमें हम फूड प्रोड्यूसर्स से लेकर टॉप कार्निवर्स तक को शो करते हैं। जैसे कि ये ट्री है, ये ग्रास है, ये प्लांट है, ये क्रॉप है, ये सब के सब क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। क्या है, ये सब के सब उत्पादक हैं। और आगे हम देखते हैं ये सब के सब क्या है, उपभोक्ता। तो हम उत्पादक से लेकर जो अंतिम उपभोक्ता है वहां तक इसको दिखाते हैं अगर चित्रात्मक रूप से, तो ये हो जाता है पारिस्थितिकीय पिरामिड, है ना। ये पारिस्थितिकीय पिरामिड किससे बना होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल बार्स से बना होता है, क्षैतिज पट्टियों से बना होता है। ये आपको क्षैतिज पट्टियां दिख रही है ना, ये एक पट्टी, देखिए ये एक पट्टी, ये दो पट्टी, ये तीन पट्टी, ये चार पट्टी, ये पांच पट्टी, इस प्रकार से आपको ये पट्टियां दिख रही हैं। तो इन हॉरिजॉन्टल बार से, क्षैतिज पट्टियों से मिलकर बना होता है पारिस्थितिकीय पिरामिड, जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स को दिखाता है, अलग अलग पोषण स्तर, भक्ष्य स्तरों को दिखाता है। प्रत्येक पट्टी की लंबाई उस भक्ष्य स्तर में जीवों की कुल संख्या, जैव भार और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। इनमें जो आपको संख्या दिख रही होगी, जो इसकी लंबाई दिख रही है आपको कि किस प्रकार से, इस प्रकार से ये लंबा है या इस प्रकार से, ये सब के सब आपको क्या बताते हैं कि क्या जैव भार है उनका, उनकी संख्या कितनी है, और ऊर्जा जो है इस सब का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो हॉरिजॉन्टल पट्टियां होती हैं वो, है ना। पिरामिड का आकार ये दिखाता है कि उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक ऊर्जा और जैव भार कैसे घटता जाता है। ये सब पिरामिड जो है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पिरामिड का आकार बड़ा है कि छोटा है। अगर छोटा है तो मतलब वहां पर उपभोक्ताओं और उत्पादकों की संख्या भी कम है, जैव भार भी वहां पर कम है, इस प्रकार से चीजें ये दिखाते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य तीन पिरामिड होते हैं। एक होता है नंबर्स का, पिरामिड ऑफ नंबर्स यानी संख्या का। एक होता है जैव भार का, जिन्हें पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। और एक होता है ऊर्जा का, जिसे कहते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, एनर्जी का, यहाँ पर बायोमास का, और यहाँ पर पिरामिड ऑफ नंबर्स का। एक एक करके इनको हम समझते चलेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स। इंग्लिश भी साथ साथ देखते चलना है, इंग्लिश में इसीलिए आपके लिए लेकर आता हूँ, साथ साथ आप देखते रहें इनको, क्योंकि हो सकता है कि हिंदी में कुछ और लिखा हुआ आ जाए। हालांकि यहाँ तो संभावना उतनी नहीं है कि संख्या का क्या ही लिखेगा और नंबर को क्या ही लिखेगा, संख्या ही लिखेगा, है ना। तो संख्या का पिरामिड जो है, ये पिरामिड देखिए यहाँ पर प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न ट्रॉफिक लेवल्स पर, भक्ष्य स्तरों पर, पोषण स्तरों पर उपभोक्ताओं की संख्याओं के संबंध को दर्शाता है ना। जो उत्पादक है यहाँ पर, उत्पादक कौन होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं वो होते हैं उत्पादक। वहां से लेकर अलग अलग जो भक्ष्य स्तर है, जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं, पोषण स्तर है, और वहां से ऊपर जाते हुए जो टॉप लेवल के उपभोक्ता हैं वहां तक का संबंध ये दर्शाता है, नंबर्स में, संख्या में दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे किस प्रकार से प्रोड्यूसर्स आते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं, है ना, जिनको शाकाहारी भी कहते हैं। फिर यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शियरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं, यानी ये द्वितीयक। आप कहोगे सर हिंदी में तो बता दो, तो इतना तो आपको पता होगा, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इतनी हिंदी तो आपको आती है, मैं इतनी तो आशा आपसे कर ही सकता हूं। अब देखिए ये जो पिरामिड ऑफ नंबर्स है, संख्या का जो पिरामिड है वो उल्टा भी बन सकता है और सीधा भी बन सकता है। तो सीधा किसका बनेगा, सीधा बनेगा घास भूमि का। किसका बनेगा, जो घास भूमि होती है उसका अगर पिरामिड बना है तो वो हमेशा सीधा बनेगा, क्योंकि उसका जो निचला स्तर होगा, जो बेस होगा, उसका आधार जो होगा वो हमेशा ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि जो इसमें जो उत्पादक होंगे उनकी संख्या ज्यादा होगी। जैसे कि घास भूमि है तो घास और पौधों की संख्या तो ज्यादा ही होगी। फिर
जो टिड्डे वगैरह हैं वो तो पौधों और घास से तो कम ही होंगे। अगर घास और पौधों से टिड्डे ज़्यादा हो गए तो घास और पौधे तो बचेंगे नहीं, तो उनसे कम होंगे। फिर उन टिड्डों को खाने वाले जो उपभोक्ता हैं, जैसे कि मेंढक हो गया, ये तो उनसे भी कम होंगे। और इन मेंढकों को खाने वाले जो उपभोक्ता हैं वो जैसे कि सांप हो गया, ये तो उनसे भी कम होंगे। और इन सांप को खाने वाला अगर और ऊपर देखें बाज, तो वो तो इनसे भी कम होंगे, है ना। इस प्रकार से ये नंबर्स का पिरामिड बनता है सीधा, अगर घास भूमि का हो। याद रखना किसका, घास भूमि का। एग्जाम में सीधा पूछ लेगा घास भूमि का संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, तो हाँ घास भूमि का सीधा बनता है। और ऐसा बना दे कि संख्या का जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनता, तो नहीं, संख्या का पिरामिड वो उल्टा भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है। जो सीधा बनेगा वो बनेगा एक घास भूमि का अगर पिरामिड हम दर्शाते हैं तो वो हमेशा बनेगा सीधा। अब सोच के देख लेना ना, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना दिमाग में कि भाई घास भूमि का है, मतलब पौधे और घास होंगे ज्यादा, उनको खाने वाले टिड्डे वगैरह होंगे कम, उनसे भी कम होंगे मेंढक जो उनको खाएंगे, और मेंढकों से भी कम होंगे सांप, है ना। अगर सांप ज्यादा हो जाएंगे मेंढकों से तो सांप तो भूखे मर जाएंगे, है ना। और यहाँ पर जो ट्रॉफिक लेवल है, जो लोअर ट्रॉफिक लेवल है, यानी निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की ओर जीवों की संख्या घटती जाती है। देखना यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर इससे कम, यहाँ पर इससे कम, यहाँ पर इससे कम, इस प्रकार घटती इसमें जाती है ना। उदाहरण के तौर पर है घास भूमि का पारिस्थितिकी तंत्र, ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, उसका जो पिरामिड है वो हमेशा बनता है सीधा। नंबर्स का हमेशा सीधा नहीं बनता, घास भूमि का बनता है सीधा, ठीक है। आगे आ जाते हैं। फिर बनता है उल्टा, नंबर वगैरह देखिए उल्टा भी बनता है। तो उल्टा किसका बनेगा, उल्टा बनता है यहां पर अगर हम बात करें एक पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र की, किसकी, एक पेड़ का पारिस्थितिकी तंत्र देखिए तो उसका जो है वो उल्टा बनेगा पिरामिड। कैसे बनेगा भाई, जो प्रोड्यूसर है पेड़, अगर एक पेड़ का देख रहे हैं ना, पेड़ तो एक ही है, उस पेड़ पर बर्ड्स जो है वो तो पेड़ से ज्यादा होंगे, और उन बर्ड्स के ऊपर जो पैरासाइट होते हैं परभक्षी, वो तो उनसे भी ज्यादा होंगे। उन भाई एक बर्ड के ऊपर, एक पक्षी के ऊपर तो ज्यादा जो जू और जो बग्स होते हैं वो ज्यादा लग सकते हैं ना, उस पक्षी से तो ज्यादा होंगे, तो फिर इनकी संख्या उनसे ज्यादा। और जो हाइपर पैरासाइट हो जाते हैं माइक्रोब्स वगैरह, इनकी संख्या तो इससे भी ज्यादा हो जाती है। तो जो पेड़ है, पेड़ एक पेड़ का नंबर का पिरामिड जो है, संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है, क्योंकि पेड़ एक होता है और उस पर रहने वाले बर्ड उससे ज्यादा, और जो पैरासाइट है फिर वो उससे ज्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जीवों की संख्या उच्च भक्ष्य स्तरों पर बढ़ती जाती है। भक्ष्य स्तर या इसे पोषण स्तर भी आप कह सकते हैं, इंग्लिश में याद रखना ट्रॉफिक लेवल। कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में भी याद रखनी है। कभी भी आपका मीडियम हिंदी है तो ये कभी मत सोचना कि मेरा तो हिंदी है तो मैं इंग्लिश से पढ़ूंगा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है, ऐसा काम होने वाला नहीं है। ज़्यादातर मटेरियल आपको मिलने वाला है इंग्लिश में ही, तो आपको जहाँ से भी ज्ञान मिल ले बस ले लेना, उसको ग्रहण करना है ना। अच्छा ज्ञान कहीं से भी मिले हमें तो ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। तो ये है एक फॉरेस्ट का इकोसिस्टम, है ना। जैसे एक पेड़ का हम देखें तो एक पेड़ में बहुत सारे पक्षियों पर परजीवी, और परजीवियों पर यहाँ पर हाइपर पैरासाइट बहुत ज़्यादा होते हैं। पेड़ तो कम ही होंगे लेकिन पक्षियों और परजीवियों की संख्या उनसे ज़्यादा होती है, तो ये उल्टा भी बनता है नंबर का। हाँ जी, अब आ जाते हैं हम पिरामिड ऑफ बायोमास पे। पिरामिड ऑफ नंबर्स देख लिया, संख्या का पिरामिड हमने देख लिया, अब आ जाते हैं हम जैव भार का पिरामिड, है ना। तो यहाँ पर अब सबसे पहले आपका सवाल होगा कि सर ये जैव भार का अर्थ क्या है, ये जैव भार क्या है। संख्या तो हमें समझ में आ गई भाई, जीवों की संख्या हो गई, ये जैव भार क्या है। तो जैव भार का मतलब हो गया यहाँ पर जो जो भी हमारे पास जो जीवित जो भी अपने पास जो यहाँ पर मटेरियल उपलब्ध है, जो भी जीव हैं, उनका आप कहोगे कि सूखा भार क्या है, यानी उसमें से अगर हम जल की मात्रा को निकाल दिया जाए तो जो शुष्क भार है, शुष्क भार कितना है वो होता है यहाँ पर जैव भार। तो ये है जैव भार का पिरामिड। इस जैव भार का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड क्या होगा, जो भी भक्ष्य स्तर है उन पर उपस्थित जीवों के कुल शुष्क भार को, जो ड्राई वेट्स होता है ना, उसको शुष्क भार का ग्राफिक प्रतिनिधित्व है, वही होता है जैव भार का पिरामिड। जैव भार ग्राम प्रति वर्ग मीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, ग्राम प्रति वर्ग मीटर में मापा जाता है। तो ये होता है जैव भार का पिरामिड, ठीक है। अब ये जो जैव भार का पिरामिड है ये भी दो प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का हो सकता है साहब, दो प्रकार का हो सकता है। एक ये सीधा भी बन सकता है, एक ये उल्टा भी बन सकता है ना। तो नंबर वाला भी उल्टा सीधा, और ये जो बायोमास वाला है जैव भार वाला पिरामिड भी उल्टा सीधा बन सकता है। तो सर सीधा किसका बनेगा, सीधा हम देखते हैं जो घास भूमि है, या हमें क्योंकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जो स्थलीय क्या है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना, उसका बनता है सीधा। जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना उसका कैसा बनता है, उसका सीधा बनेगा। कैसे बनेगा सीधा भाई, यहां पर हम देख रहे हैं जैव भार,
शुष्क वजन, सीधा अगर सिंपल समझे तो ये जो ग्रास है, ये जो हरे पौधे हैं, ये जो पेड़ हैं, इनका भार तो ज़्यादा ही होगा। तुलना करें हम हर्बीवोर से, जो शाकाहारी हैं उनसे, है ना। फिर इन शाकाहारियों से वजन जो है, जो प्राइमरी कंज्यूमर कार्निवर्स होते हैं, उनका इनका जैव भार कम होगा। फिर इनसे इनका जैव भार कम होगा, क्योंकि संख्या भी तो कम होती जा रही है ना। आप देखें यहाँ पर घास से तो कम ही संख्या होगी ना, हिरण और दूसरे जो शाकाहारी होते हैं उनकी संख्या तो कम होगी। अगर उनसे संख्या ही ज़्यादा हो जाएगी तो फिर तो सब कुछ खत्म ही हो जाना है, पारिस्थितिकी तंत्र ही खत्म हो जाना है। तो इनकी संख्या कम है, संख्या कम है तो फिर इनसे तो भार भी कम होगा। एक पेड़ का भार बहुत ज़्यादा होता है ना, ठीक है। फिर इनसे तो ज़्यादा, इनसे तो कम संख्या में होंगे जो कार्निवोर्स होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, तो फिर उनका भार भी उनसे कम होता है। इस प्रकार देखें तो 1000 केजी का है तो फिर ऊपर जाते जाते ये भार कम होता जाता है, भार कम होता जाता है, इसलिए तो ये सीधा बनता है। यानी इसका बेस जो होता है ना, आधार जो होता है, वो आधार होता है इसका चौड़ा। तो जो उत्पादक होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, फिर आ जाते हैं यहाँ पर शीर्ष उपभोक्ता, है ना। तो उत्पादों का जैव भार जो है वो सबसे अधिक होता है। जो उत्पादक होते हैं इनका जैव भार सबसे अधिक, और जो शीर्ष उपभोक्ता है यहाँ पर क्या है, शेयर, तो इनका जो है भार कम होता है। फिर उल्टा किसका बनेगा सर? उल्टा भी तो बनता है, तो उल्टा किसका बनेगा? उल्टा बनता है, अगर हम यहाँ देखें तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसका बनता है उल्टा। कैसे बनेगा? यहाँ पर प्रोड्यूसर्स क्या है, जो हमने देखा ऑलरेडी कि फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह हैं, वो होते हैं प्रोड्यूसर्स। तो इनका भार जो है वो तुलनात्मक रूप से कम होता है। हालांकि इनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है, मगर इनका भार जो है वो तुलनात्मक रूप से कम होता है। जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनका जैव भार जो है, शुष्क वजन, वो कम होता है, क्योंकि पूरा तो पानी के ही बने होते हैं, ठीक ये है ना। तो इनमें जो है जैव भार बहुत कम होता है, लेकिन ये प्रजनन बहुत तेजी से करते हैं, तभी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बढ़ते रहते हैं, तभी तो इनको फिर मछलियाँ वगैरह खाती रहती हैं, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो है उत्पादक, यहाँ पर उनका भार जो है कम होता है। फिर ऊपर की तरफ जाते जाते उपभोक्ताओं का भार यहाँ पर जो है वो ज़्यादा होता जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो ये और मछलियाँ वगैरह हैं, जो सील्स हैं, इनका भार इनसे ज़्यादा होता है, और इनसे भी ज़्यादा भार होता है जो टॉप कार्निवर्स होते हैं, जो कि आप ऑर्कास देखेंगे, है ना, और जो वेल्स वगैरह देखेंगे, बड़ी वाली शार्क वगैरह देखेंगे, है ना, तो इनका जो है भार यहाँ पर इनसे ज़्यादा होता है। तो अगर हम देखें एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसका बनता है यहाँ पर उल्टा, और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बनता है हमेशा सीधा, ठीक है। सब आगे आ जाते हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब आप कहोगे सर ये भी क्या उल्टा सीधा बनता है? नहीं, ये हमेशा सीधा ही बनता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, बेस से हम देखें, आधार से देखें, तो जैसे जैसे हम टॉप की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे पिरामिड में, तो इसमें जो है ऊर्जा जो है वो उसकी कमी होती जाएगी, उसका क्षरण जो है ऊर्जा का होता जाता है, ठीक है। तो ऊर्जा पिरामिड भक्ष्य स्तरों में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। जो भक्ष्य स्तर है, जो एनर्जी, जो ट्रॉफिक लेवल्स है, उन ट्रॉफिक लेवल्स में ऊर्जा के प्रवाह को ये दिखाता है कि किस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है, ऊर्ध्वगामी होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स के नियमों को परिलक्षित करता है। जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके नियमों को ये दिखाता है ना। यहां पर देखें, एक ट्रॉफिक से दूसरे ट्रॉफिक पर जाने पर, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर, एक भक्ष्य स्तर से दूसरे भक्ष्य स्तर पर जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता रहता है, यानी ऊर्जा की हानि होती रहती है। आपको कहोगे सर कितनी हानि होती रहती है? तो 90% भाग जो है उसकी ऊर्जा की हानि हो जाती है, उसका क्षय हो जाता है, उसका ह्रास हो जाता है एक भक्ष्य स्तर से ऊपरी भक्ष्य स्तर में जाने पर। कैसे? तो श्वसन वगैरह और बाकी जो प्रक्रिया होती हैं उनमें समाप्त हो जाता है। तो श्वसन प्रक्रिया जो है आपको याद रखना है, रेस्पिरेशन, क्योंकि एग्जाम में यहीं से सेंटेंस बन जाएगा कि 90% ऑफ द एनर्जी या 90% ऊर्जा जो है वो यहाँ पर श्वसन प्रक्रिया आदि के हीट मेंटेन करना, इनमें खर्च हो जाता है। तो हाँ, आपको लगेगा कि 90% कैसे खत्म हो सकता है? हाँ, 90% खत्म हो जाता है ना। और ये ऊर्जा का पिरामिड हमेशा बनता है सीधा। कैसा? हमेशा सीधा बनेगा, कभी भी ऊर्जा का पिरामिड उल्टा नहीं बन सकता, क्योंकि ऊर्जा ऊपर की तरफ जाने पर कभी भी बढ़ नहीं सकती है, हमेशा घटेगी ही घटेगी। मान लीजिए यहां पर हम अगर देखें तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो है वो 100% तक अगर ऊर्जा हासिल करते हैं, तो जब वो प्राइमरी कंज्यूमर्स तक जाते हैं, इन घास जो है यहाँ पर, ये घास और हरे पौधे हैं, ये मान लीजिए कि 100 जो है वो ऊर्जा के यूनिट अगर ये ग्रहण करते हैं, फिर इनको खाते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, तो इनको मात्र और मात्र कितना मिलेगा? इनको मात्र और मात्र 10% मिलेगा, क्योंकि 90% तो श्वसन वगैरह में
और सारी चीज़ों में खत्म, यहाँ पर मेंटेन करने में खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से और सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, इनको शाकाहारियों को मांसाहारी खाएंगे तो उनको सिर्फ 1% मिलेगा, क्योंकि इनको खुद को 10% मिला था, 90% का फिर हास हो जाता है। फिर इसके ऊपर से और आगे जाएंगे, फिर और आगे जाते हैं। इसीलिए तो जो खाद्य श्रृंखला होती है इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 तक स्तर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा स्तर हो नहीं सकते, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा और ऊपर स्तर हुए तो वहां तक तो ऊर्जा पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि ऊर्जा का क्षरण ही, उसका ह्रास ही इतना ज़्यादा हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, क्या एग्जाम्पल दे रखा है कि 100 कैलोरी सौर ऊर्जा प्राप्त होती है पौधों को, है ना, तो उसमें से पौधे सिर्फ 100 कैलोरी ही संग्रहित करते हैं, बाकी जो 900 कैलोरी है वो तो उनकी समाप्त हो जाती है और सारी चीज़ों में, रेस्पिरेशन में, उनको हीट मेंटेन करने में, तमाम चीज़ों में, है ना। फिर अगर उन पौधों को खाती है हिरण तो उसको मात्र और मात्र 10 कैलोरी ही मिलने वाली है, और फिर शेर खाता तो शेर को 1 कैलोरी मिलेगी। अब शेर को कोई और भी खाएगा तो उसे ऊर्जा उतनी नहीं मिलेगी, इसलिए इससे ज़्यादा लंबी जो है मैक्सिमम 5 स्तर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर स्तर होंगे तो ऊर्जा का प्रवाह वहाँ तक होगा ही नहीं। अब यहाँ पर एक अलग एक कंसेप्ट दिया है, इसी से रिलेटेड ही, हालांकि इन पिरामिड से रिलेटेड ही है, ये जो इकोलॉजिकल ये हम देख रहे हैं, जो रिलेशन होते हैं इनसे रिलेटेड ही है। एक है बायो मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो ये दो चीज़ होती हैं, यही समझा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट। एक होता है बायो अक्यूमुलेशन, इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में कुछ भी इसे हिंदी में अगर वैसा कहो तो कहते हैं जैव आवर्धन, जैव आवर्धन। अब हिंदी भी आप चक्कर में आप मत जाइए, इंग्लिश बायो अक्यूमुलेशन आप याद रखिए। एक होता है बायो मैग्निफिकेशन, दो चीजें होती हैं। बायो अक्यूमुलेशन क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए, ये वोल्केनो है, ये कोल प्लांट्स है, यहाँ पर कोई प्रदूषक निकल रहा है, मान लीजिए मरकरी जो है वो, यहाँ पर प्रदूषक जो है वो निकल रहा है। अब इस मरकरी को ये जो मछली खा रही है, ये मछली क्या करेगी, एक दिन खाएगी, ये मान लीजिए ये क्रिल है, ये मछली है, ये मछली इस यहाँ पर जो भी खाद्य पदार्थ उनको खाएगी तो इनमें जो है वो, ये जो प्रदूषक है, ये प्रदूषक इनमें इकट्ठा होता जाएगा। आज खाई तो थोड़ा इकट्ठा हुआ, फिर कल 2 यूनिट हुआ, कल परसों 4 यूनिट, फिर उससे आगे 10 यूनिट, 20 यूनिट, ऐसे इसी एक मछली में ही इकट्ठा होता जा रहा है। सिर्फ एक ट्रॉफिक लेवल पे ही, एक पोषक स्तर पर ही, एक भक्ष्य स्तर पर ही इकट्ठा होता जा रहा है वो प्रदूषक, तो उसे कहेंगे बायो अक्यूमुलेशन। क्या कहेंगे, बायो अक्यूमुलेशन। और अगर देखिए आगे, ये जो क्रिल्स हैं, इन क्रिल्स को खाएगी ये मछली, इस मछली को, ये एक बड़ी मछली जो टूना मछली है वो खाएगी। इस टूना मछली को अगर शार्क वगैरह इस प्रकार की मछली खाती है तो क्या होगा, ये मछली है इस प्रकार के हजारों क्रिल खाती होगी, तो इन हजारों क्रिल्स का जो प्रदूषक तत्व होगा इसमें आ गया होगा इस सैल्मन मछली में। इस सैल्मन जैसी ये टूना मछली सैकड़ों मछलियां खाती होगी, तो इनके अंदर जो प्रदूषक था वो इस टूना मछली में भी आ जाएगा। और ये जो शार्क आपको दिख रही है, इस प्रकार की हजारों शार्क ये टूना खाती होगी अपने पूरे जीवन काल में, लाखों खाती है, तो इसमें तो और भी ज्यादा प्रदूषक बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर यहां पर प्रदूषक की जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है, तो उसे हम कहेंगे बायो मैग्निफिकेशन। याद आया, समझ में आया आपको। बायो अक्यूमुलेशन एक ही ट्रॉफिक स्तर पर होगा, उसी जीव में बढ़ता जाएगा, उसमें संरचित हो जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, ठीक है। और बायो मैग्निफिकेशन होगा अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जैसे जाएंगे तो फिर उसमें वृद्धि होती रहेगी। यह है बायो मैग्निफिकेशन। यहां से क्वेश्चन ऑलरेडी बने हैं और बनने की पूरी पूरी संभावना है, आराम से इनको समझ लीजिएगा। एक बार में समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा। बस इतना ही आज इस लेक्चर में हमें देखना है, तो आज का लेक्चर कर लेते हैं यहीं समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।